आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जीके क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और आज हम 15 अगस्त 2026 तक पहुंच चुके हैं। अपने आप में यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस दौरान हमने कई कामयाबियां प्राप्त की है जो कि अपने आप में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी क्रम में आज जो मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस टॉपिक का नाम है हर घर तिरंगा अभियान। हालांकि इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों बातें आती हैं, लेकिन हम इसको जो लेके चलेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से लेकर चलेंगे और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अंडरलाइन करें इस बात को, बहुत ध्यानपूर्वक मेरे इस लेक्चर को आपने सुनना है। यदि थोड़ी सी भी गलती कर दी आपने तो चूक हो जाएगी। ध्यान रखना ये चीजें, और मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होंगे और हो चुके हैं। मैं दोनों बातें लेके चलूंगा। आइए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको तिरंगे के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तिरंगा है। इस तिरंगे को आप गौर से देखिए। इसमें ऊपर की तरफ ये केसरिया रंग है, ये बलिदान का प्रतीक है, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना। शौर्य और बलिदान का प्रतीक, आप ये भी कह सकते हो बहादुरी का प्रतीक है। ये सफेद कलर है, ये शांति व पवित्रता का प्रतीक है। ये ग्रीन कलर है, हरा कलर है, ये जीवन में समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। पूछा जाता है आपसे, ये जो आप तिरंगा देख रहे हो इसके बीच में ये चक्र है। ये इस चक्र को जब आप गौर से देखोगे, बहुत सारी बातें आपके एग्जाम में आई हुई है। ये अशोक चक्र है। आपके एग्जामिनर ने ये पूछा है कि इसका रंग कैसा होता है। ध्यान रखना, इसका रंग होता है नेवी ब्लू। नेवी ब्लू इसका रंग होता है और इसमें तिलियां कितनी होती है? इसमें तिलियां होती है 24। ये 24 तिलियां होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है। अब आप देखिए, भारत के ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कौन से रंग का इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि अक्सर हम गलती कर जाते हैं। हम क्या सोचते हैं ये 3 रंग है, नाम भी तिरंगा है, 3 रंग वाला। लेकिन ध्यान रखें, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग इस्तेमाल होते हैं। केसरिया, सफेद, हरा, नेवी ब्लू। आया भी हुआ है, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? नेवी ब्लू। आपके यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन से रंग का इस्तेमाल नहीं होता है। हो सकता है आपको वो इस तरीके से ऑप्शन डिजाइन कर दे, केसरिया, हरा, तीसरा दे दे नेवी ब्लू और चौथा दे दे ब्राउन, भूरा। अब आप यहां गच्चा खा सकते हो, इसलिए मेरी इस बात पर ध्यान देना। क्लियर होगी बात सारी? तो रंगों के संबंध में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। एक आगे भी बात कर लूंगा, ये जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है, ये 3:2 होता है। 3:2। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, भारतीय संविधान में शामिल
इसको भारतीय संविधान में जो शामिल किया गया था, ये शामिल किया गया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 में इसको शामिल कर लिया गया था। ये ध्यान रखना है आपने। भारतीय तिरंगे को इस भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, ध्यान रखें, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है ये। चलें आगे। तो ये एक स्लाइड मैंने आपको बताई है जो आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखती है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस है, लंबाई चौड़ाई का ध्यान रखना है आपने। आइए नेक्स्ट। अब इसमें कुछ फैक्ट्स है जो मैंने वन लाइनर के रूप में आपको बताए हैं कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को किसने तैयार किया था। ये आपका एक स्टैटिक जीके है। तो डिजाइन को किसने तैयार किया था? ये डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने, ये आता है आपके एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, इन एग्जाम में खूब आता है ये आंध्र प्रदेश के हैं। दूसरा मेरा फैक्ट क्या है? भारतीय ध्वज संहिता, इंडियन फ्लैग कोड 2002, मैं अब आगे चलकर बात करूंगा, कब से प्रभावी हुई? 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब हर घर तिरंगा अभियान पर मैं आ रहा हूं। हर घर तिरंगा अभियान, मैंने कहा पक्ष और विपक्ष दोनों है। कई लोग इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन मानते हैं, तिरंगे का अपमान भी मानते हैं। कुछ हद तक मैं इससे सहमत भी हूं, लेकिन मैं यहां पर आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या चीजें बन सकती है उसके बारे में बताऊंगा। हर घर तिरंगा अभियान उद्देश्य क्या है? नागरिकों के दिल में देशभक्ति की भावना को जगाना। तो हर घर में तिरंगा फहराया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, लेकिन हम भारत में रहते हैं। आप देख सकते हो, आप सोचिए, हमारे एक कानून बना हुआ है हेलमेट लगाना है। बताइए आप इसका कितना संजीदगी से इसको लागू करते हो अपने जीवन में, सोच के देखिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हम इसका अपमान ना कर दें, और तिरंगे का अपमान दिल दुखाने वाला अपमान होता है, बहुत बड़ा अपमान होता है, माफी योग्य भी नहीं होता है। लेकिन जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम इस तरीके की गतिविधि कर बैठते हैं, और उसी का हिस्सा ये है। क्योंकि हर भारतीय इसको सम्मान की दृष्टि से देखेगा, इसमें थोड़ा संदेह होता है, क्योंकि आप इसको अन्य कानून के संदर्भ में देख सकते हो। ठीक है ना? हो सकता है मेरी बात से आप सहमत नहीं हो, लेकिन ये आप अपने आसपास के क्राइटेरिया को देखना, आपको तिरंगा कहां पड़ा हुआ मिलेगा, आपका दिल भर रहेगा। खैर चलो, आप नोट करना इसको। देशभक्ति की भावना को जगाना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 15 अगस्त 2022 को। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि इस दिन भारतीय आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए थे। 75 वर्ष पूरे हुए भारतीय आजादी के। और मैं यहां आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, जब हम आगे की तरफ जाएंगे, 75 वर्ष जब ये पूरे हो गए, तो एक टाइम आएगा जब 15 अगस्त 2047, तो 15 अगस्त 2047 को यहां पर आप समझ सकते हो भारतीय आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे। 100 वर्ष पूरे होंगे भारतीय आजादी के। आपने कभी नाम सुना होगा अमृतकाल, अमृतकाल चल रहा है, ऐसे सुना होगा। तो ये जो है 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2075, सॉरी 2047, माफी चाहूंगा, 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक का जो काल है, इसे ही हम अमृतकाल बोलते हैं। ठीक है, ये है आजादी का अमृतकाल। अब ये कैसा काल होगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन इसे आजादी का अमृतकाल कहते हैं। और आप जानते हो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण है। तो मैंने आजादी के अमृतकाल के बारे में आपको बता दिया,
और ये हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसके पीछे का कारण एक क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। उसमें क्या क्वेश्चन पूछा, देखिए। हर घर तिरंगा आंदोलन, अभियान भी कह दीजिए, किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुरू या प्रस्तावित किया गया था? एक नंबर है 2020, दो है 2022, तीन है 2021 और चार है 2019। तो क्या आंसर हो जाएगा? 2022 इसका आंसर होगा। समझ में आई बात मेरी? चलिए नेक्स्ट आइए, अब इसको थोड़ा गौर से देखना और इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ही शानदार तरीके से धीरे धीरे पढ़ के करना है आपने, धीरे धीरे पढ़ के, क्योंकि यहां आपसे गलती हो जाएगी। हम जो तिरंगा अपने घर पर लहराएंगे या कहीं भी लहराएंगे, वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? एक तो देखिए आप, ये तो आप समझ जाओगे, आकार। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात हमेशा 3:2 होना चाहिए। ये तो कोई दो राय नहीं है, हर स्टूडेंट जानता है। ये चीजें ध्यान से पढ़ना आप। इसमें कपड़ा कैसा होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। कपड़ा कैसा होना चाहिए? हाथ से काता और बुना हुआ, ये हो सकता है। आपके हाथ से काता हुआ हो, हाथ से बुना हुआ हो, उस कपड़े का आप इस्तेमाल कर सकते हो। हैंड स्पन एंड हैंड वोवन, या मशीन से बना हुआ सूती कपड़ा, ध्यान रखें, मशीन से बना हुआ सूती कपड़ा, कॉटन। पॉलिएस्टर भी हो सकता है, पॉलिएस्टर, सूती कपड़ा भी हो सकता है, पॉलिएस्टर भी हो सकता है, ऊन का भी हो सकता है, वूल, सिल्क भी हो सकता है, और खादी का कपड़ा भी हो सकता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाथ से बुना हुआ और काता हुआ, ठीक है, कॉटन का कपड़ा, पॉलिएस्टर का कपड़ा, खादी का कपड़ा, सिल्क का कपड़ा, ये हो सकता है। इसका बना हुआ तिरंगा हो सकता है, ध्यान रखना ये बात। क्लियर? अब ये कैसे आए, क्या है, वो मैं आगे बात करूंगा। आकार, इसके जो रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का, लेंथ एंड ब्रेथ का, 3:2 होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इस पर जो क्वेश्चन शानदार बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के कपड़ों के प्रकार और आकार, स्पेसिफिकेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन क्या कहता है? ध्वज के निर्माण के लिए केवल हाथ से काते और बुने हुए खादी कपड़े का ही प्रयोग किया जा सकता है। तिरंगे के निर्माण के लिए केवल हाथ से काते और बुने हुए खादी कपड़े का ही प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात अनिवार्य रूप से 3:2 होना चाहिए। तीसरा, ध्वज निर्माण में मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊन और सिल्क के कपड़ों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। अब कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, गलती मत कर देना। क्या है? ध्वज के निर्माण के लिए केवल केवल हाथ से काते और बुने हुए खादी कपड़े का ही प्रयोग किया जा सकता है। मतलब आप केवल हाथ से काते और बुने हुए कपड़े का ही इस्तेमाल कर सकते हो, खादी कपड़े का। तो केवल शब्द ने इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये दूसरा सही है, अनुपात 3:2। मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊन, सिल्क कपड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। क्लियर होगी बात सारी? इस केवल ने इस कथन का सारा खेल बिगाड़ दिया। क्लियर होगी? चलिए नेक्स्ट आइए।
अब ये जो सारा सिस्टम है, ये बुना हुआ कपड़ा, काता हुआ कपड़ा से हम सिल्क, ऊन, पॉलिएस्टर, खादी तक कैसे पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय ध्वज संहिता, इंडियन फ्लैग कोड, इंडियन फ्लैग कोड 2002। आपसे यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन फ्लैग कोड कब बना था, कब बना था इंडियन फ्लैग कोड, और बना ही हुआ है ना, अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो इंडियन फ्लैग कोड है ये लागू कब हुआ था, याद कीजिए 26 जनवरी 2002। ये विशेष रूप से बातें आपको ध्यान रखनी है, ये अब आएंगे आपके एग्जाम में, अब आएंगे, क्योंकि तिरंगे के संबंध में क्वेश्चन 15 अगस्त के बाद जो एग्जाम होते हैं जरूर आता है। आइए, क्या है इसके अंदर, क्या बातें कहेगी ध्वज संहिता में, क्या बात कही। ये 2002 में जो बनी थी इंडियन फ्लैग कोड, ये क्या कहता है, पहला, केवल हाथ से बने ऑब्लिक काते हुए खादी के तिरंगे की अनुमति। मतलब 2002 में इन्होंने जो कोड बनाया था इंडियन फ्लैग कोड, उसमें इन्होंने कहा कि तिरंगा केवल वही होगा जो हाथ से बुना हुआ होगा, काता हुआ होगा और खादी का होगा। क्लियर, तिरंगे की अनुमति होगी, इसी उसके अलावा और पॉलिएस्टर का नहीं होना चाहिए, सिल्क का नहीं होना चाहिए। दूसरा, आम नागरिक केवल दिन के समय ही ध्वज फहरा सकते हैं, केवल दिन के समय ध्वज फहरा सकते हैं, केवल दिन के समय, रात को नहीं फहरा सकते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही कर सकते हैं। ये बात इसमें कहेगी 2002 इंडियन फ्लैग कोड। तीसरा, लंबाई व चौड़ाई 3:2 होनी चाहिए, ये बात कही। समय बीता, नरेंद्र मोदी सरकार आई, और नरेंद्र मोदी सरकार ने, जहां तक मैं कहूं, मैं मेरे पर्सनल व्यू से कहूं, ये चीजें गलत की। एक प्रोटोकॉल होता है, एक सम्मान होता है, उसको एक दायरे में ही रखा जाता है। संशोधन, अमेंडमेंट क्या किया गया दिसंबर 2021 में, क्या अमेंडमेंट किया, मशीन से बने व पॉलिएस्टर से बने तिरंगे का उपयोग कर सकते हैं। मशीन से सिल्क का बना हुआ है तो आप उपयोग कर सकते हो, खादी का तो था ही था, और इसके अलावा पॉलिएस्टर का कर सकते हो, कॉटन वगैरह सब का बने तिरंगे का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। मशीन से कोई बना हुआ है तो इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये 2021 में संशोधन किया, 2022 में एक संशोधन और कर दिया, जुलाई 2022 में। अब क्या कहा इन्होंने, आम नागरिक तिरंगे को 24 घंटे फहरा सकते हैं। मतलब पहले केवल दिन में था, अब रात को भी फहरा सकते हो, उतारने की जरूरत नहीं है। आप एक भारतीय नागरिक होने के नाते थोड़ा सा विचार करना, ये सही है या गलत है, आप देखना। क्योंकि देखिए, एक शब्द होता है प्रोटोकॉल, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द होता है। प्रोटोकॉल, जिसके लिए जो चीजें बनी हुई है उसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और इंडियंस को आप भली भांति जानते हो, हर व्यक्ति सही दिशा में नहीं चलता है, आप समझ सकते हो इस चीजों को। तो विचार करना, और जो भी विचार हो आप कोशिश करना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हालांकि कमेंट बॉक्स में आप कम ही बताते हो, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है आपको कहना। या हम आपको वापस से एक बात क्लियर कर दूं, जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, जितना ज़्यादा अपने विचारों को बाहर आने दोगे, जो अपनी बात कहोगे, जितने सवाल करोगे, उतना ही ज़्यादा आगे जाओगे। ध्यान रखना ये बात। इसलिए मैं आपको वापस कह दूं, मेरी कोई बात, जो भी मैं क्वेश्चन देता हूं उसके आंसर दिया करो। देखिए, उस इस लेक्चर को कम देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं, ये आपकी समस्या नहीं है, इसको रहने दीजिए आप। मैं इसमें इतना ही मानता हूं कि 100 बच्चों में से 2 ही सिलेक्ट होते हैं, और मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि वो 2 बच्चे मेरा ये लेक्चर सुन रहे होते हैं। ध्यान रखना ये बात। मैं इसको आप इस रूप में मत लेना कि मैं कोई अपनी आत्म प्रशंसा कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक रास्ते के प्रति आप में एक विश्वास पैदा कर रहा हूं। आगे जैसा आप उचित समझें, आपका जो भी मन हो आप वैसा समझ सकते हो, वो आपकी
समस्या है उसको मैं नहीं लेना चाहूँगा। चलिए, ये पूरी जो स्लाइड है ये मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार कह रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट आइए, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आईएएस प्री 2023। 2023 अब देखो 2022 में संशोधन हुआ, 2021 में संशोधन हुआ, 2022 में हर घर तिरंगा अभियान चालू हुआ, तो देखो क्वेश्चन आ गया। इसीलिए आपको कहता हूं, इसीलिए आपको कहता हूं क्लास को मिस मत करो। हो सकता है आपके सीधा ही क्वेश्चन आ जाए, तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है, एक दे दे 3:2 और दूसरा दे दे 2:3, इतने में आधे तो वहीं चले जाएंगे। इसलिए बेटे मेरी क्लास को आप मिस मत करना, जो मेरे स्टूडेंट है मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये आपके सामने है, मैं नहीं कह रहा, प्रूव है ये। अभी दिल्ली कांस्टेबल वाला वो देखो, मैंने प्रूफ दिया है आपको। भारत की ध्वज संहिता यहाँ इंग्लिश में भी है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो, ठीक है ना। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। कथन फर्स्ट, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 mm इंटू 400 mm, ठीक है ना, ये mm है, मिलीमीटर है ये। Statement first, one of the standard size of the national flag of India is 600 mm and 4 into 400 mm. कथन सेकंड, ध्वज की लंबाई से चौड़ाई, यहां ऊंचाई भी दे रखा है, एक ही बात होती है, का अनुपात 3:2 होगा। स्टेटमेंट टू, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ब्रेक में विड्थ ऑफ द फ्लैग सेल बी 3:2। नीचे क्या कह रहा है, उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कौन सा है, सही कौन सा है। अब आप यहां इंग्लिश देख लेना, करेक्ट और इनकरेक्ट जो भी है। ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों सही है, तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या है। यहां और पढ़ देता हूं। ए, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। बी, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही है, तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं है। सी, कथन फर्स्ट सही है किंतु कथन सेकंड गलत है। डी, कथन फर्स्ट गलत है किंतु कथन सेकंड सही है। अब आप देख लीजिए कथन फर्स्ट क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 mm और 400 mm है। तिरंगे बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, इतना सा भी होता है, यहां लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 3:2, ये 600 mm है, अनुपात 400 mm है। अब इसको यदि आप रेशियो में डालोगे तो ये देखो 0 से 0 कट गए। अब इसे 2 में देखोगे तो 3 × 2 6 और 2 दूनी 4, 3:2, तो रेशियो 3:2 आ रहा है ना। 600 mm इंटू 400 mm का जब आप रेशियो सरल करोगे तो 3:2 ही आएगा। और ये भी क्या कह रहा है, 3:2 होता है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को क्लियर करता है, एक्सप्लेन करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। कितना आसान सा क्वेश्चन है, मैथ जोड़ दी ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। अब ये क्वेश्चन और देखिए, भारतीय ध्वज संहिता 2002 फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में हालिया संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा सकते हो। कथन फर्स्ट, दिसंबर 2021 के संशोधन के द्वारा अब मशीन से बने और पॉलिएस्टर के ध्वज के निर्माण में उपयोग की अनुमति दी गई है। कथन 2, जुलाई 2022 के संशोधन के अनुसार यदि ध्वज खुले में या निजी घर पर फहराया जाता है तो इसे दिन और रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। आपके सामने सारी चीजें। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत कटे फटे या मेले कुचले तिरंगे को फहराना कानूनी अपराध है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 1 और 3,
डी 1, 2 और 3। इसका सही आंसर होगा डी। यहां आपके सामने एक और बात आ गई है, ये देखिए, इसको अलग से आप कह सकते हो क्वेश्चन। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत कटे फटे या मेले कुचले तिरंगे को फहराना कानूनी अपराध है। ये बिल्कुल सही बात है, आप नहीं फहरा सकते ये, ठीक है। और किसके तहत है? आपसे ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय गौरव बहुत सारे होते हैं, वंदे मातरम भी होता है, ठीक है ना, राष्ट्रगान भी होता है जो हमारे प्रतीक है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? 1971 में बना था ये, 1971 में। मतलब आप अपमान नहीं कर सकते, जैसे वर्तमान में आप देख रहे हो वंदे मातरम का अपमान नहीं कर सकते आप। चल रहे हैं ना, धीरे धीरे आगे चीजें चल रही है ये, तो ये आपके लिए वैसे भी एक नए क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको भारतीय ध्वज संहिता, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 या इंडियन फ्लैग कोड 2002, इस संबंध में आपको जानकारी दी। करंट में चल रहा है, आप मान के चलना। अगस्त के बाद जो भी एग्जाम होंगे, इसमें कहीं ना कहीं आज के लेक्चर में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, और आसान सा है, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार आप सभी को। अगेन आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।